अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो प्रिंसिपल हम समझने जा रहे हैं इसका नाम है स्टेजिंग। स्टेजिंग एक बहुत ही मज़ेदार प्रिंसिपल है और मुझे बहुत मज़ा आता है स्टेजिंग में काम करने में। बहुत आसान सा प्रिंसिपल है, आप भी समझें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखते हैं फिर क्या है। देखें, स्टेजिंग को आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो स्टेजिंग बेसिकली कंपोजिशन को कहते हैं। ठीक है, आपने फ्रेम को किस तरह से कंपोज किया हुआ है, आप ऑडियंस को क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, अपने फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो इंपॉर्टेंट एक्शन है वो रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके कैरेक्टर्स क्लियर हैं या नहीं है, सारी चीज़ें जो होती हैं, आपका फ्रेम कितनी अच्छी तरह कंपोज हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये अच्छी स्टेजिंग है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप को हर जगह नजर आएगी। लाइक अगर आप थिएटर देखें या आप कोई लाइव एक्शन मूवी देखें, कुछ भी देखें, आपको कंपोजिशंस उसमें एक अच्छी बनी हुई नजर आती हैं, जिसको हम स्टेजिंग कहते हैं। हाँ, वहाँ पर अक्सर उसका कोई और नाम हो सकता है, जैसे कि थिएटर में ब्लॉकिंग कहा जाता है। और ब्लॉकिंग का मतलब वहाँ पर एक सिंपल सी ये चीज़ होती है कि एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर के सामने आकर बात ना करे, ठीक है, उसको ब्लॉक ना कर रहा हो। ठीक, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के सामने आके ना खड़ा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक ब्लॉकिंग हो रही है और ये गलत है, ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनिमेशन में ब्लॉकिंग जो है वो एक अलग मायनों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम इसको कहते हैं स्टेजिंग। ये स्टेजिंग की खराबी है। तो एक चीज तो ये हो गई कि जिसको हम कहते हैं कि भाई स्टेजिंग में कोई कैरेक्टर किसी को ब्लॉक ना कर रहा हो। अब जैसे कि यहाँ पर एक सीन मेरे पास खुला हुआ है, ये एक सीरीज अभी हमने की थी, टीम हाफिज, तो उसका एक शॉट है और इसमें आपको मैं ये चीज़ समझा दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें स्टेजिंग बेहतर है और किस तरह यही चीज़ खराब हो सकती है। अब इसमें आप देखें कैरेक्टर्स कितने सारे हैं, ये तकरीबन 7 कैरेक्टर्स हैं ये। और हर कैरेक्टर जो है इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, सबके एक्सप्रेशंस क्लियर हैं कि क्या चीज़, ये सब हैरान है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये कैरेक्टर है जो कि अपनी गन की तरफ हाथ लेकर जा रहा है। ये रेंडर नहीं है। जब एनिमेशन होती है तो ये इस स्टेज पे एनिमेटर जो है वो आगे देता है और फिर रेंडर आर्टिस्ट जो है वो उसको लाइट वेट करता है, तो आप एक फाइनल चीज़ देख रहे हो। तो मैंने एक एनिमेशन की फाइल खोली हुई है, तो लिहाजा आपको ये पीछे ग्रे कलर और ये सारी चीज़ें और ये बुरे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको इग्नोर करें। मैं सिर्फ स्टेजिंग की तरफ आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर यही चीज़ मैं फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे कर लेता, ये कैमरा अगर यहाँ पर आ जाता है तो फिर आप देखें कि अब कैरेक्टर जो हैं वो सबकी ये बहुत ही बुरा फ्रेम हो गया है। हालांकि पोजेस वही हैं, कैरेक्टर्स उसी एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन फिर भी ये फ्रेम बहुत बुरा फ्रेम नज़र आने लगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी स्टेजिंग ख़राब हो गई, कंपोजिशन ख़राब हो गई है। तो जब हम इसको वापस उसी पे जाते हैं शॉट पर, जिस शॉट जो हमने फ्रेम सेट किया था, तो आपको अब नज़र आने लगा कि यार ये फ्रेम जो है अब एक मज़ेदार फ्रेम बना हुआ है, अच्छा फ्रेम बना हुआ है, हर चीज़ हमारे सामने क्लियर हो रही है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि कोई कैरेक्टर किसी को ब्लॉक ना कर रहा हो, किसी के सामने ना आ रहा हो। अब एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एक मेरे पास एक चीज़ खुली हुई है, एक फाइल बनी हुई है। अब इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर मुझे कैमरा सेट करना है तो मैं क्या करूँ मैं, ठीक है, अब या तो मैं जो चीज़ें रखी हुई हैं उसके लिहाज से मैं कैमरे को एडजस्ट करूँ कि भाई मैं एक काम करता हूँ, इसको ये खोल लेता हूँ सेव एक्शन भी, कि अब मुझे पता हो कि ये मेरा फ्रेम है जिसके अंदर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को सेट करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ। अब अगर देखें, ये मैं एक बेहतर, मेरे पास एक कंपोजिशन बन रही है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ हाँ ठीक है यार, ये एक बेहतर स्टेजिंग है। लेकिन अगर ये चीज़ मैं यूं कर देता हूँ तो ये अब स्टेजिंग खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो एक छोटा ऑब्जेक्ट था पीछे सिलेंडर था, वो अब छुप गया, नजर ही नहीं आ रहा, और ये वाला भी ब्लॉक जो है ये काफ़ी हद तक छुप चुका है। तो ये एक अच्छी स्टेजिंग नहीं है ये। तो मुझे इसको चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझाता हूँ। ये तो एक चीज़ होगी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर रहा है, ये हमारी खराब स्टेजिंग होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब देखें ये इसके सामने रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग कलर की चीज़ें, ग्रीन है ये रेड है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें समझ आ रहा है। लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट सेम कलर के हैं, इनको मैं ऐसी स्टेजिंग पे ना रखूं कि ये ओवरलैप हो जाए। जिस तरह अभी मैंने इन दोनों को जब ओवरलैप कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये और ये अलग अलग नहीं नजर आ रहे क्योंकि सेम कलर थे। हमें इसको आपस में इस तरह ओवरलैप नहीं करना चाहिए था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई सेम कलर की चीज़ें हैं तो आप उसको इस तरह से ओवरलैप नहीं कर सकते, इस तरह से चीज़ें नहीं दिखा सकते।
तो आपको इसको भी, या तो अगर कैमरा आपको ये रखना है तो फिर आपको इनकी पोजीशंस को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, या फिर बहुत बेहतर है कि आप इनके बीच में कोई दूसरे कलर की चीज़ लेकर आ जाएं ताकि बीच में एक सेपरेशन हो जाए, तो ये और अच्छी कंपोजिशन बन जाएगी और अच्छी ब्लॉकिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें शॉट बाय शॉट कंपोजिशन सेट हो रही होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक ही सीन में 10 शॉट है तो 10 के 10 शॉट में आप अपने कैरेक्टर्स को, अपनी चीज़ों को एक ही जगह रखें। आपको कंपोजिशन सेट करने के लिए, आपको स्टेजिंग सेट करने के लिए शॉट बाय शॉट भी चीज़ों को हिलाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिर एक चीज़ एग्जाम्पल हो गई कि आप कलर्स के हवाले से वो चीज़ें एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रही हो, और दूसरी चीज़ साइज़ के को, जो चीज़ अगर छोटी है, जैसे ये छोटी चीज़ें आगे रखी हुई है, मसला नहीं है, किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर पाएगी, लेकिन ये बॉक्स इससे बड़ा है तो ये इसके ऊपर नहीं आ सकता, इसको ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से। तो ये स्टेजिंग आपको कलर के लिहाज से सेट करनी है, आपको साइज़ के लिहाज से सेट करनी है, और बाकी आपको अपने फ्रेम के लिहाज से चीज़ें सेट करनी है कि आपका कितना बड़ा फ्रेम है, तब आपकी एक अच्छी जो स्टेजिंग है वो बन रही होती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर एक मैं पोज की बात करूं, एक करेक्टर का अगर मैं सेपरेट पोज की बात करूं, इसी में चले हम देखते हैं कि अब ये कैरेक्टर जो है हमारा इस वक्त, इसकी अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसका जो पोज है वो आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लियर पोज है, बहुत हद तक क्लियर पोज है। मैं एक काम करता हूँ कि सारे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं इनको ऑफ कर देता हूँ। हमने बाकी तमाम कैरेक्टर्स ऑफ कर दिए फिलहाल। तो अब ये कैरेक्टर, क्योंकि मैं एक अलग पोज में दिखाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेजिंग क्या होती है, तो यहाँ अगर आप इसको देखें तो ये हमारे उस कैमरे के लिहाज से भी जिसमें ये शॉट बना हुआ है, ये बहुत क्लियर एक पोज है। आपको इसकी, अगर इसको आप इमेजिन करें सिलुएट में भी, आपको जिसके खासतौर पे जो नेगेटिव एरियाज होते हैं, आपको इस हाथ के बीच में थोड़ा सा नेगेटिव एरिया नजर आ रहा है, यहाँ नेगेटिव एरिया नजर आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा पोज बना हुआ है। इसके हाथ के बीच में आपको नेगेटिव एरिया नजर आ रहा है, तो पोज क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं फर्ज करें इसी पोज को थोड़ा सा अंदर कर देता हूं, अगर इस हाथ को मैं कुछ यूं कर देता हूं, ये चीज ठीक है, तो अब ये पोज मेरा अच्छा नहीं रहा इतना ज्यादा। ठीक है, ये पोज जो है वो खराब हो गया है, मैंने इसके नेगेटिव एरियाज जो है वो मैंने खराब कर दिए हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको मैं वापस लेकर आता हूँ, अंडू करता हूँ, तो अब जो नेगेटिव एरियाज मेरे सामने खुले हैं वापस, तो फिर ये पोज मेरा अच्छा नजर आने लगा। यही चीज अगर मैं ये पोज इस एंगल में, जिस एंगल में मैं देख रहा था, यहाँ से नजर आ रहा है कि जो इसके हाथ हैं वो गन की तरफ जा रहे हैं, इसने ये गन उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर यही पोज मैं यहाँ से, अगर ये कैमरा एंगल हो जाता, अब ये चीज ठीक नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा वो कर क्या रहा है, उसका हाथ छुप गया, उस तरफ क्या चीज है, क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ नहीं पता। तो ये सेम पोज है, कुछ नहीं किया लेकिन खराब हो गया, क्यों? क्योंकि स्टेजिंग खराब हो गई इसकी। तो स्टेजिंग बहुत मैटर करती है जब हम बात करते हैं अच्छी एनिमेशन की, अच्छे पोजेस की। आपके पोजेस उसी लिहाज से अच्छे नजर आते हैं, कैमरे के लिहाज से। अगर आपने एक अच्छी स्टेजिंग की हुई हो तो फिर आपके पोज जो है वो अच्छे नजर आते हैं, और अगर आपके पोजेस अच्छे नजर आते हैं तो आपकी एनिमेशन भी अच्छी होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को हर हाल में इस बारे में बताता हूँ कि देखिए स्टेजिंग को समझने के लिए करना क्या है। स्टेजिंग समझने के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं कहता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखें, बहुत ज़्यादा देखें। आपको ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता था स्टेजिंग का, क्योंकि उस वक्त कलर्स होते नहीं थे। अभी तो फिर भी अगर कलर्स हैं, ये मैंने एक माचिस है, मैं अगर इसको सामने आपको दिखा रहा हूँ तो आपको पता है कि भाई ये अलग कलर की है, रेड कलर है। इसको मैं और दिखा देता हूँ, ये रेड कलर की माचिस है, मेरे सामने अगर आ भी रही है टी शर्ट पे तो कोई मसला नहीं हो रहा, क्लियर नजर आ रही है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो शायद ये वाला पोज बनाना गलत होता मेरा, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही होती, तो मुझे शायद इसको यूं दिखाना होता क्लियर करते हुए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप के हाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आप कैमरा इसी तरह जिस तरह इस वक्त रखा हुआ है और आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप कभी उसको इस तरह ना दिखाएं। और खासतौर पर जब आपकी शर्ट और उस ऑब्जेक्ट का कलर अगर सेम हो, अगर फर्ज करें इसका कलर जो अगर ब्लू टी शर्ट मैंने पहनी और ये भी ब्लू होता, तो मैं इसको यूं नहीं दिखाता, मैं इसको क्लियर करता यूं करके। तो इसमें क्या होता कि ये नेगेटिव एरिया आपको नजर आ रहा है, शर्ट से ये दूर हो जाती और क्लियर नजर आने लगती, तो फिर ये एक अच्छी स्टेजिंग कहलाती। अब मैं एक मेरी फेवरेट मूवी है 12 एंग्री मैन, शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी होगी।
तो उसकी कुछ एग्जांपल्स, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी देखें और इसमें स्टेजिंग समझें। इसमें देखिए कितने कैरेक्टर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन तमाम कैरेक्टर्स बिल्कुल क्लियर है। इस फ्रेम के अंदर आपको हर कैरेक्टर जो है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई चीज़ खराब नहीं हो रही एक दूसरे की वजह से। ये टाइपराइटर चला रहा है अगर, तो यहाँ पर इसकी फिंगर्स क्लियर हैं कि नज़र आ रहा है कि ये टाइपराइटर पे काम कर रहा है सारी चीज़ें। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम बना हुआ है ये। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, इस फ्रेम को आप देखें ज़रा कि कितने सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास एक फ्रेम में, लेकिन कितनी खूबसूरती से सबको अरेंज किया गया है कि सबके एक्सप्रेशंस, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रही है। तो ये एक स्टेजिंग के हवाले से बड़ी मतलब मास्टरपीस है ये। इसको देखना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले फ्रेम पर आते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम है। इसमें आप देखें कितना ज़्यादा ख्याल रखा गया स्टेजिंग का कि जिन लोगों ने हाथ उठाने हैं, सबने अपने हाथ उठाए हुए और किस लिहाज से उठाए हुए। आप इसको देखें कि सबके हाथ बिल्कुल क्लियर है। अब इससे अगर हम शुरू करें तो इसने सबसे पीछे बैठा हुआ है, इसने अपना लेफ्ट आर्म जो है ये ऊपर किया हुआ है और सबसे ज़्यादा ऊपर किया हुआ है, सबसे ज़्यादा उठा के बैठा हुआ है क्योंकि बिल्कुल पीछे है। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे होता है, इससे ओवरलैप करने लगता है इसके सर से, तो अजीब सा फ्रेम बन रहा होता, अच्छा नहीं लगता है ये। ठीक है, इसने अपना हाथ उठाया तो इसने इस चीज़ का ख्याल रखा कि ये आगे है, ये थोड़ा सा पीछे होकर बैठा, इसने अपना हाथ भी इसके पीछे रखा ताकि ये क्लियर हो, और इसने अपना हाथ जब उठाया तो ये अपना हाथ आगे लेकर गया है। कितने क्लियर मतलब खूबसूरती से मतलब फ्रेम बनाया गया है ये। इस फिल्म के हर फ्रेम जो है ना वो देखने के काबिल है। अब इसी लिहाज से जब ये दोनों करीब है तो इसने अपना ये हाथ नहीं उठाया, इसने ये वाला हाथ अपना उठाया है ताकि ये बीच में जो गैप है ये भी फिल हुआ, अच्छी कंपोजिशन बनी, और ये भी क्लियर हुआ कि इसने हाथ उठाया हुआ है, इसको हाथ नहीं उठाना था। एक और फ्रेम है, 4 लोग हैं, लेकिन आपको हर चीज़ जो है कितनी क्लियर नज़र आ रही है। तो वैसे तो आप ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखें, कुछ भी देखें, आपको मज़ा आएगा। और उसमें आपको ये स्टेजिंग के हवाले से अगर आप दिमाग में रखते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर ने कितनी खूबसूरती से चीज़ों को प्लेस किया होगा, कैरेक्टर्स को प्लेस किया होगा, ख़ासतौर पर इस फिल्म में। और इसके अलावा अगर आप चार्ली चैपलिन की कोई भी फिल्म देख लें, चार्ली चैपलिन की कुछ भी देखें, वो स्टेजिंग का बादशाह था। वो बहुत खूबसूरत स्टेजिंग होती थी उसकी, चार्ली चैपलिन की। तो आप उसकी मूवीज़ देखें, उसको समझें, उसको रीड करें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब अगर इसके बाद ये सारी चीज़ समझने के बाद जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो ये था जनाब स्टेजिंग के हवाले से लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जब आगे मैं पोजेस बनवाऊंगा जी या एनिमेशन पे आऊँगा तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर साथ साथ बताता रहूँगा, जब प्रैक्टिकली कुछ करके हम देख रहे होंगे। तो फिलहाल तो क्योंकि बेसिक है, बिगनर्स के लिए फ़िलहाल समझना ज़रूरी है, तो जिसके लिहाज से मैंने सारी चीज़ें आपको अभी बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।